ओके। हेलो ऑल, मेरा नाम निकिता राव है और मैं सबसे पहले एजुकेशन एंड मोटिवेशन चैनल को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। बेसिकली मैं राजस्थान से रहने वाली हूँ और मैंने अपना इंटीग्रेटेड मास्टर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से कंप्लीट किया है और अभी मैं यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट में पीएचडी कर रही हूँ। ओके निकिता जी, सबसे पहले हम लोग आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे चैनल में आने के लिए। तो थैंक यू आप बोलिए। हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे आए हो। ओके, मैं यहाँ पर गेट एग्ज़ाम के थ्रू आई हूँ। ओके, और हाँ। आप एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। मैंने इंटीग्रेटेड मास्टर्स किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। बेसिकली फ़िज़िक्स बैकग्राउंड से हूँ मैं एंड उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लिया है। ओके, तो निकिता जी आप थोड़ा ये बता दीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्ज़ाम निकालना होता है, या उनका कोई खुद का एग्ज़ाम होता है, या ओके। वो मतलब परसेंटेज बेसिस पे लेते हैं, या ऐसा कोई तरीका। तो जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पर CU सेट एग्ज़ाम हुआ करता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें ये कुछ 30% ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे लेते थे एंड 70% जो उनका एग्ज़ाम होता था उसका वेटेज रहता था एंड उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती थी एंड काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पे एडमिशन होता था। एंड अभी 1-2 साल से शायद सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन टेस्ट कर दिया है, उसके थ्रू एडमिशन मिलता है यहाँ पर। ओके, तो मतलब आपकी बीएससी और एमएससी दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हैं। हाँ, मेरी BSc एंड MSc सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर, हाँ? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट में किशनगढ़ के पास में है। हाँ। तो निकिता जी आपका जो एजुकेशन रहा 12th से पहले या हम्म। 12th तक, वो हिंदी बैकग्राउंड में रहा था या इंग्लिश? 12th तक इंग्लिश मीडियम था। मैं नवोदय स्कूल से पढ़ी हुई हूँ एंड हाँ, सो इंग्लिश मीडियम या। ओके, सो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपको यहाँ एडमिशन मिला हुआ है। थैंक तो यू चलिए दिलीप। आपकी अभी पीएचडी के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हम्म। अब हमारा ये इंटरव्यू जो है थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है, आपके इंटरव्यू कैसा रहा होगा यहाँ पे। तो आपने आईएससी में कौन कौन से डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिए थे? IISc में मैंने SSCU साइंस डिपार्टमेंट एंड फिज़िक्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था एंड फिज़िक्स एंड फिज़िक्स में मैं वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था एंड SSCU में मेरा एडमिशन हो गया है फाइनली, सो आई एम हियर। ओके, मैं अपने व्यूवर्स को ये थोड़ा बताना चाहूँगा कि या ऐसे जब आप आईएससी में अप्लाई करते हो तो आप एक फॉर्म अप्लाई करने पे 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो, और अगर यस। आपका कट ऑफ उन डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ के अंदर आता है तो आपको तीनों डिपार्टमेंट से कॉल किया जाता है। जी। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको जो है फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। ओके, तो निकिता जी आपका फिजिक्स का इंटरव्यू के बारे में हम पहले थोड़ा सा बात करेंगे। फिजिक्स में आपका इंटरव्यू कैसा रहा? आपने थ्योरी में इंटरव्यू दिया था या एक्सपेरिमेंटल में? फिज़िक्स में मैंने एक्सपेरिमेंट में इंटरव्यू दिया था। तो आपका इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग स्टार्ट करते हैं? आपके इंटरव्यू से पहले वो आपको थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं या सीधा इंटरव्यू स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ जो आपको थोड़ा याद हो? जी हाँ, इंटरव्यू में उन्होंने 3-4 पैनल बना रखे थे। तो सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू होता है वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, मतलब कभी भी वो आप पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि पहले आप कंफर्टेबल हो, उसके बाद में वो स्टार्ट करते हैं। देन वो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि आप कहाँ से हो, आपका मास्टर्स कहाँ से है। देन वो आपका प्रोजेक्ट भी पूछते हैं कि मास्टर्स में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो प्रोजेक्ट क्या है एंड आप अगर अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो या फिर नहीं भी कर पाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके आगे वो कुछ ग्राफ के क्वेश्चन, जैसे कोई ग्राफ आपसे प्लॉट करवा सकते हैं एंड देन वो आपसे आपकी चॉइस भी पूछते हैं कि कोई एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप मेंशन करना चाहते हो, जिनमें आप इंटरव्यू देना चाहते हो, जिनमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये इंटरव्यू पूरी तरह कंफर्टेबल होता है। ओके, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। इट मीन्स आपने जो मास्टर्स में मेजरमेंट वगैरह किए होंगे जी। एक्सपेरिमेंट अपनी लैब वगैरह में, हाँ। वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा थे या थ्योरी पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे? इन द सेंस जैसे ड्यूडे मॉडल पूछ लिया, सोमरफेल्ड मॉडल पूछ लिया, आपसे कोई सॉलिड स्टेट के कोई क्वेश्चंस कर लिए, ईएमटी के कोई क्वेश्चंस कर लिए कि चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसा वगैरह कोई
या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कुछ सारे क्वेश्चंस थे? मुझसे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा मास्टर्स में आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि वो एक्सपेरिमेंट याद नहीं रहते हैं कि आपने क्या किए हैं। तो मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो मैंने उनको बताया, एंड देन वो थोड़ा सा उसमें डिग करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इस एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या लॉजिक है, इसमें आपने क्या चीज़ कैलकुलेट की थी, कोई ग्राफ आपने प्लॉट किया है कि नहीं किया है, आपको इससे क्या कंक्लूजन मिला था। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। थ्योरी उसमें थोड़ा कम ही रहता है। ओके, तो निकिता जी ये बताइए कि जैसे अभी मास्टर्स में तो हम लोग काफ़ी सारे मेजरमेंट्स करते हैं, हाँ। तो अगर हम लोग किन्हीं भी 4 5 6 मेजरमेंट्स का नाम लें, वो ज़्यादा अच्छा है इंटरव्यू में, या जो मेजरमेंट आपको अच्छे से पता है केवल उसी का नाम ले, बाकी बोल दे कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सा चीज़ से ज़्यादा सही रहेगा? मेरे हिसाब से आप उनको ये बोल दें कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड जो एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छे से याद हैं आप वही उनको बताइए, क्योंकि अगर आप उनको बोल देंगे कि आपको ये एक्सपेरिमेंट आता है तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये अच्छे से आता है, एंड उस केस में फिर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हो अगर आप नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो बी ऑनेस्ट विद दैम। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बता दो। ओके, निकिता जी आप ये बताइए कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस किया गया था आपके इंटरव्यू के दौरान, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो हाँ। या ऐसा कोई? उन्होंने मुझसे चॉइस पूछी थी, तो मैंने उनको कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स का ऑप्शन दिया था। तो कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड बैंड थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी में घुमा फिरा के वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर कर पाओगे। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड पोटेंशियल वेल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझसे इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो सब्जेक्ट्स आपने बताए थे उन पे वो लोग डिस्ट्रिक्ट थे या उसके अलावा भी उन्होंने क्वेश्चंस किए? उन्हीं से पूछे गए थे मुझसे, उन्हीं सब्जेक्ट से पूछे गए थे, लेकिन उसमें वो पूरा एकदम डेप्थ में जाते हैं। ओके, तो निकिता जी मुझे ये जानना था कि आप तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की हो, तो आपने प्रोजेक्ट किया होगा अपने मास्टर्स में। जी। तो अगर आप इंटरव्यू में ये बोलते हो कि मैंने प्रोजेक्ट किया है और मैंने इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट किया है और मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये है, और अगर सपोज़ किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो दोनों में से कौन सा इफेक्टिव होता है? अगर आपने प्रोजेक्ट किया है वो, या नहीं भी किया है तो आपका काम चलेगा? अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं भी किया है तो भी आपका काम चलेगा। वो बस आपका नॉलेज देखते हैं कि नॉलेज एंड आप किस तरीके से चीज़ों को आंसर कर पा रहे हो, आपका अप्रोच कैसा है, उस चीज़ को देखते हैं। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि अगर आपने पहले प्रोजेक्ट किया है तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आपने नहीं किया है तो कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बस एक एडिशनल चीज़ होती है जो वो काउंट इतना करते नहीं हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं है तो। ओके, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बताना चाहूँगा मेरी अंडरस्टैंडिंग से कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो आप पैनल को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हो क्वेश्चंस करने के लिए, जी। क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट से ही आपसे एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन वहाँ करने वाले हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा होता है। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर वो अपने इंटरव्यू को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। जी। ओके, तो निकिता जी अभी हमें ये बताइए कि आपका एसएसयू में इंटरव्यू कैसा रहा? एसएसयू में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था, एंड आई थिंक उन्होंने जितने क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे मैक्सिमम के मैंने आंसर्स सही दिए थे। तो यहाँ एसएसयू में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। ओके, तो एसएसयू के इंटरव्यू में और फिजिक्स डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगा? सो बेसिक डिफरेंस तो इंटरव्यू राउंड्स का है। फिज़िक्स में 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, एसएसयू में 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड में आपका एक पैनल होगा वो इंटरव्यू लेगा, एंड सेकंड राउंड में पूरा डिपार्टमेंट में जितनी भी फैकल्टी है वो सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं।
एंड क्वेश्चंस जैसे सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट है तो नाम से लगेगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। वो आपके बैकग्राउंड का पूरा ध्यान रखते हैं कि आप फिज़िक्स से हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कहाँ से हो, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स एंड कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स में अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, एंड मैंने बोला था कि मुझसे इन सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन पूछो, तो मोर एंड लेस इट वाज काइंड ऑफ सेम। तो एसएसयू डिपार्टमेंट में आपसे फिजिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस किए गए थे? ओके, तो एसएसयू डिपार्टमेंट में मुझसे क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल वेल से क्वेश्चन पूछे थे, 2 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल से। देन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी क्वेश्चन पूछे थे, कुछ लिमिट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। एंड देन अगर कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स की बात करें तो उसमें रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। अभी क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये टॉपिक्स जो हैं मतलब मेन यही उनका एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड पोटेंशियल बॉक्स, एंड देन इन कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स इट इज़ बैंड थ्योरी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सो क्वेश्चंस इजी होते हैं, आपको बस उस टाइम थोड़ा काम रहने की ज़रूरत होती है, एंड वो लोग आप पे किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं, आपको सोचने के लिए अच्छे से टाइम देते हैं, एंड वो आपको हिंट्स भी देंगे। अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हो, क्वेश्चन के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, तो आपको हिंट्स भी दिए जाएंगे, एंड आप उन हिंट्स को ईज़िली कैच करके किसी भी आंसर को ढंग से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो निकिता जी अभी मुझे ये पूछना था कि आपने 3 यहाँ पे इंटरव्यू दिए थे, आप जैसा बता रहे थे, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। साइंस डिपार्टमेंट में आपने इंटरव्यू दिया जी था, हाँ। फिजिक्स डिपार्टमेंट में आपने इंटरव्यू दिया था, और एसएसयू डिपार्टमेंट में आपने जी। इंटरव्यू दिया था। तो इन तीनों इंटरव्यूज़ के बेसिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट आता है इंटरव्यू में, कोई एक फर्स्ट क्वेश्चन उससे किया जाता है, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी वो क्वेश्चन हो सकता है, और उस क्वेश्चन के बारे में या उस फील्ड के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, या फिर वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, या फिर वो उसमें स्ट्रांग नहीं है, तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? सॉरी बोल के आगे बढ़ना चाहिए कि सर कैन यू प्लीज़ चेंज माय फील्ड, और उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए, या कुछ अप्रोच करने की कोशिश करनी चाहिए उस डायरेक्शन में? मतलब आपके हिसाब से कौन सा डायरेक्शन सही रहेगा? क्योंकि इंटरव्यू में लिमिटेड टाइम होता है, हम अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते। जी, तो अगर आपको लगता है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एंड आप थोड़ा सा मतलब सोचने के बाद भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप उनको सिंपली बोल सकते हो कि सर मैं इस टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं हूँ, एंड जिस भी टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो आप उनको वो टॉपिक बता सकते हो, आपसे फिर उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास में। तो ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा एंड वो आपको नहीं आ रहा है एंड आप पैनिक हो गए, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है थोड़ी बहुत। तो आपका मानना है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि आप प्लीज़ फील्ड चेंज कर लीजिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं? जी हाँ, बस उनके साथ में ऑनेस्ट रहना है। अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो एंड उनको घुमा रहे हो, तो वो चीज़ आई थिंक उनको भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको इतने बच्चों का इंटरव्यू लेना होता है। तो अगर आप डायरेक्टली उनको बता देंगे कि मैं इस टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप थोड़ा स्विच कर सकते हैं, तो वो कर देते हैं। ओके निकिता जी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ आने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है इसी में? यहाँ का फूड क्वालिटी कैसा है, यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ के हॉस्टल्स कैसे हैं, यहाँ का टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा है? तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से कंपेयर करोगे, क्योंकि 5 साल आपने वहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे भी लगभग आपको शायद 6-7 महीने अभी हो गए हैं, तो आपको यहाँ क्या बेस्ट लगा और कितना आप उसको कंपेयर करना चाहोगे? ओके, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगता है वो वेदर का लगता है। ऑफ कोर्स राजस्थान से आप आए हो यहाँ पे, बेंगलोर में आए हो, एंड सबसे बड़ी बात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने यहाँ का जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन कर रखा है, जो भी ट्रीज़ वगैरह हैं, बहुत बहुत अच्छा है सब कुछ। एंड दूसरा जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा स्टडी को लेके तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे वहाँ की लैब्स वगैरह हैं, ओके लैब्स हैं, लेकिन जितना यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं उसके मामले में थोड़ा सा कम है वो चीज़। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस हेयर, एंड बाकी चीज़ें ओके, एक और थोड़ा सा डाउट रहता है लोगों के मन में कि अगर हम साउथ में
पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ हमें साउथ का ही खाना खाना पड़ेगा डेली, इडली डोसा ये सब, राइस वगैरह, सांभर वगैरह। तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस, आपको नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा यहाँ पे मिल पाता है या राजस्थान के कंपैरिजन में कैसा है? तो अगर खाने की बात करें तो यहाँ पे करंटली 5 टाइप के मैस चल रहे हैं, तो उसमें आपको पूरा फ्रीडम है कि आप नॉर्थ इंडियन वेज मैस में जाना चाह रहे हो या फिर नॉर्थ इंडियन नॉन वेज में जाना चाह रहे हो। फिर साउथ इंडियन भी है, उसमें भी वेज एंड नॉन वेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी नॉर्थ इंडियंस के लिए D&E मैस है, जो कि नॉर्थ इंडियन वेज मैस है। एंड उसमें आपकी नॉर्थ इंडियन टेस्ट का पूरा ख्याल रखा जाता है। लाइक आपको ठीक है वीक में 3 दिन साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट में मिलेगा, लेकिन बाकी नॉर्थ इंडियन खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके। तो खाना बहुत अच्छा है, मैं खाने को लेके यहाँ पे एकदम सेटिस्फाइड हूँ। ओके। जी। तो आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, आपका खाने का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और वेदर का एक्सपीरियंस भी अच्छा हाँ रहा। हाँ। ओके। तो आपका राजस्थान से आप फर्स्ट टाइम बाहर आए हो, मन नहीं करता घर जाएं, या फिर ऐसा गाइड का कोई ज़्यादा प्रेशर रहता हो यहाँ पे, या ऐसा कोई कि अगर जैसे जब पर्सनली मैं बताता हूँ, जब मैं मास्टर्स करने के लिए IIT गया था, मुझे लगता था कि वहाँ सब इंग्लिश में बात करते होंगे, वहाँ एटलीस्ट 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता होगा। ऐसे ही जब मैं PhD में आया था, मुझे लगता था कि 24 घंटे लैब में काम करना पड़ेगा, सोने को टाइम नहीं रहेगा, ऐसा कुछ। तो कितना प्रेशर यहाँ रहता है PhD में, वो थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए। ओके। तो सबसे पहली बात तो घर की याद आती है कि नहीं आती? हाँ, घर की याद आती है। इतनी दूर अगर घर से रहते हैं तो घर की याद तो आती है, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, देन आपका एक डेली लैब का रूटीन बन जाता है। तो आप उस रूटीन में इतने बिज़ी हो जाते हो कि आप इतनी बाहर की चीज़ों को इतना मिस नहीं करोगे। एंड प्रेशर की बात करें, अगर ये बोलते हैं कि आपको 16-16 एंड 17-17 घंटे लैब में रहना पड़ता है, तो आई थिंक कि वो कुछ एक्सटेंड तक ट्रू हो भी सकता है। वो लैब टू लैब डिपेंड करता है, एंड आपका थ्योरेटिकल काम है या फिर एक्सपेरिमेंटल काम है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा काम है तो वो थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल बोथ डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, एंड करंटली मैं अभी थ्योरी पे काम कर रही हूँ। तो हमारे ऊपर इतना कोई प्रेशर नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, गाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका गाइड कैसा है। अगर वो फ्लेक्सिबल है तो आपका जो ये PhD की जर्नी है बहुत अच्छे से निकल जाएगी। एंड अगर नहीं भी है तो भी आप मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करके निकल ही जाओगे, थोड़ा बहुत करके। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मुझे अभी तक फ़ील नहीं हुआ है यहाँ पे। मेरा कोर्स वर्क दिसंबर में कंप्लीट हो गया था, उसके बाद से प्योरली मतलब यही रिसर्च के डायरेक्शन में ही हम लोग चल रहे हैं। लेकिन मेरे गाइड की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी। एंड मेरे फ्रेंड्स को भी मैं देखती हूँ जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, अलग अलग लैब में हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो भी इतना प्रेशर में है। तो डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है, एंड कोई आप पे प्रेशर शायद डालता भी नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम करना चाह रहे हो। ओके निकिता जी, आपने बहुत अच्छी मतलब बातें बताई हैं। अभी मुझे लास्ट में ये पूछना था कि अभी जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है 25 से शायद इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे, क्या पढ़ के वो लोग आएँ? अगर वो फिजिक्स में और SSU में इंटरव्यू देने आ रहे हैं, साइंस में इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो अगर वो उनका बैकग्राउंड फिजिक्स है बेसिकली, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी फिजिक्स है, जी। और इंटरव्यू में अगर किसी तरह का कोई उनको नर्वसनेस महसूस होता है, तो उससे किस तरह बाहर निकलें, किस तरह जो इंटरव्यू का टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, उस सब के बारे में आप थोड़ा सा लास्ट में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए। ओके। तो इंटरव्यू से पहले मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 1-2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट ढंग से प्रिपेयर कर ही लें। एंड उन सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा आप प्रीवियस मतलब और स्टूडेंट्स के जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस हैं इसी चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनको एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जैसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड जैसे अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें मेनली आपसे स्पेसिफिक हीट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड देन बैंड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स में यही पोटेंशियल बॉक्स एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली पूछते हैं। इनसे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जनरली इन चीज़ों से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कंसेप्ट में जाके, थोड़ा डेप्थ में जाके अच्छे से प्रिपेयर कर लें।
एंड इंटरव्यू देते टाइम आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पैनल आपका इंटरव्यू लेता है वो लोग आपसे एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं। वो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं फ़ील होने देंगे एंड आपको एक पूरी तरीके से एक काम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप कहीं पे अटक जाते हैं तो सिंपली उनको बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो आपका टॉपिक भी स्विच किसी और डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। एंड निकिता जी, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूवर्स को। तो Thank you. आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उनको हेल्प करेगी उनके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। Yeah. तो मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। निकिता जी को भी अपना टाइम देना पड़ा, हमें भी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और निकिता जी का एक बार मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। थैंक यू दिलीप। थैंक यू, बाय बाय।